हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पर आकर छोड़ा था द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। सो बिफोर वी मूव एनी फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe my channel, and for any query you can write in the comment section. You will surely get a reply, and I have also given the link of my Insta ID, so you can follow me there also. And for any query you can DM me on my Insta ID also. You will surely get a reply. So without any delay, let's move on. हाँ, तो द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो टू पावर ब्लॉक्स थी वो हमारी कोल्ड वॉर के बाद इमर्ज हो गई थी, मतलब यूएसए और यूएसएसआर, यही दो सुपर पावर्स थी हमारे पास उस टाइम, यूएसए और यूएसएसआर। और इन दोनों ने अपनी अपनी अलाइंसेस बना ली थी। यूएसए ने अपनी अलाइंसेस बनाई थी और यूएसएसआर ने अपनी अलाइंसेस बनाई थी। और ये भी मैंने बताया था कि अलाइंसेस क्यों बनाई थी। अलाइंसेस इसलिए बनाई थी ताकि ये अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ा सके, बढ़ावा दे सके, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, इसलिए इन्होंने अलाइंसेस बना ली थी। जितनी ज़्यादा जिसके पास जितनी ज़्यादा अलाइंसेस होंगी, मतलब जितने ज़्यादा स्मॉल स्टेट्स जिसके अंडर होंगे, वो उतना ही पावरफुल बन जाएगा। जैसे यूएसए के पास ज़्यादा स्टेट्स हैं, मतलब स्मॉलर स्टेट्स ज़्यादा उसके अंडर हैं, मतलब ज़्यादा कंट्रीज़, ज़्यादा स्टेट्स उसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूएसए की आइडियोलॉजी दैट इज़ कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म ज़्यादा पावरफुल हो गई। कैपिटलिज्म ज़्यादा पावरफुल हो गई किसके कंपैरिजन में, हमारी कम्युनिज्म के कंपैरिजन में। और सेम चीज़ कम्युनिज्म के साथ भी, अगर यूएसएसआर की अलाइंसेस ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा उसके फॉलोअर्स है, ज़्यादा स्टेट्स उसके अंडर हैं, इसका मतलब क्या, उसने कन्विंस कर लिया उन स्टेट्स को कि हाँ हमारी कम्युनिज्म इज़ द बेस्ट। तो वो इसीलिए उसके अंदर जो है अलाइंसेस वो ज़्यादा हैं। इसका मतलब क्या, कम्युनिज्म इज़ द बेस्ट आइडियोलॉजी, उसने ये प्रूव कर दिया। तो ये दोनों इसी बात पे यूएसए और हमारे यूएसएसआर के बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहते थे कि मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है, या फिर मेरी अच्छी है, बस लाइक दैट। ऐसे ही इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता था अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। अब स्मॉलर स्टेट्स क्यों बनते थे एलीज, अब ऑब्वियसली स्मॉलर स्टेट्स हैं, इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है उनमें। मोस्टली जो स्मॉलर स्टेट्स थे वो क्या थे, वो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ मतलब कि जैसे देखो 1945 के एरा में, क्योंकि आपने देखा है कि 1945 में हमारा कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और 1947 में इंडिया को मिली थी इंडिपेंडेंस। तो इंडिया इतनी डेवलप्ड थी नहीं, आपको पता ही है फॉरेन रूल्स की वजह से क्या कंडीशन हो गई थी। ब्रिटिश लोगों ने हमारी कंट्री की क्या हालत कर दी थी। जो हमारे ब्रिटिश राज था हमारे देश पे, ब्रिटिश जो हमारे कंट्री पर जब कॉलोनियलिज्म थी, हमारी कंट्री कॉलोनी थी एक ब्रिटेन की, तो उसकी उन्होंने कितनी गंदी हालत करी थी। तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट तो थी नहीं, बट ये अलग बात है कि हमारी कंट्री ने किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करा। या इंडिया की तरह ही बाकी जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो भी ब्रिटिश से ही आज़ाद हुए थे, क्योंकि ब्रिटेन ने सिर्फ इंडिया को ही नहीं, बहुत सारे और जो छोटे मोटे देश हैं उन्हें अपना बनाया था गुलाम। इवन अमेरिका को भी बनाया था, अपना गुलाम बनाया था उसने। इसीलिए तो ब्रिटिश से जो लोग आज़ाद हुए थे, जो मतलब कंट्रीज़ आज़ाद हुई थी, तो मोस्टली वो डेवलप्ड नहीं थी। तो अब वो डेवलप्ड नहीं है तो उन्हें इकोनॉमिक एड, फाइनेंशियल एड, वेपन्स वगैरह चाहिए होंगे। और अगर किसी ने हमला कर दिया उनके ऊपर बाय चांस, अगर किसी ने हमला कर दिया तो उन्हें उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन चाहिए होगी। अब वो प्रोटेक्शन उनको कहाँ से मिलेगी, तो वो या तो यूएसए को, दैट इज़ अ सुपर पावर, या तो वो यूएसए को ज्वाइन करेंगे या फिर वो यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स हैं। इसीलिए ऐसा हुआ कि मोस्टली जो स्मॉलर स्टेट्स थे वो एलीज बन जाते थे हमारे सुपर पावर्स के। इससे सुपर पावर्स का भी फ़ायदा हो जाता था कि हाँ चलो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, जितनी ज़्यादा एलीज होंगी उनके पास उतना ही उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, उतनी ही उनकी आइडियोलॉजी जो है वो बेटर साबित हो जाएगी। और स्मॉलर स्टेट्स जो मतलब एलीज बन रहे थे उनका भी यही फ़ायदा हो रहा था कि चलो उन्हें प्रोटेक्शन तो एटलीस्ट मिल रही है ना। तो यहाँ पर यही बात की गई है। मोस्ट ऑफ द जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ बन गई किसकी, यूएसए की एलीज बन गई, यूएसए के अंडर आ गई वो। और जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी वो सोवियत कैंप के अंडर, मतलब सोवियत यूनियन के अंडर आ गई, यूएसएसआर जो भी कह लो उसके अंडर आ गई। इसलिए इन्हें वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस भी कहते हैं। वेस्टर्न अलायंस कौन सा हो गया, वेस्टर्न अलायंस वो हो गया जो यूएसए लेड है, मतलब यूएसए के अंडर है। और ईस्टर्न अलायंस वो हो गया जो यूएसएसआर लेड है, मतलब यूएसएसआर के अंडर है।
चलो, और ये आपको मैप भी दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये है कम्युनिस्ट कंट्रीज यूएसएसआर के अंडर। यूएसएसआर, उसकी कैपिटल मॉस्को, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, मैंने वहाँ भी बात की थी आपकी कि जो वेस्ट की कंट्रीज थी, मतलब वेस्टर्न यूरोप जो था वो पार्ट बन गया था किसका, वेस्टर्न यूरोप बन गया था पार्ट यूएस की एलीज का। तो यहाँ पर ये ईस्ट जर्मनी है, तो ये ईस्ट जर्मनी इसका कम्युनिस्ट ब्लॉक का पार्ट बन गया था। ये रेड एरिया जो है ये कम्युनिस्ट ब्लॉक आपको दिखाता है, उसके अंडर की कंट्रीज मतलब यूएसएसआर की एलीज दिखाता है। पोलैंड उसकी एली है, चेकोस्लोवाकिया उसकी एली है, और ये आपका हंगेरी, रोमानिया, बल्गारिया जो भी आपको दिख रहा है। और ये जो येलो येलो आप देख रहे हैं, ये येलो कलर में क्या है, वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स। ओके, वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स तो मैंने आपको दिखा दिया रेड कलर में। वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स मतलब वही आपकी कम्युनिस्ट कंट्रीज। ये आपके आगे के पेज पे दे रखा है वॉर्सो पैक्ट। और ये नाटो क्या है, नाटो आपकी हो गई येलो कलर में अमेरिका की, मतलब यूएसए की एलीज। ओके, और ये अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज कुछ ऐसी भी थी, जैसे ये युगोस्लाविया, ये किसी का भी मतलब किसी के अंडर भी नहीं था, किसी की भी एली नहीं थी ये। और अदर्स ये हो गए जिन्होंने भी किसी को ज्वाइन नहीं करा था। तो अब ये देखो, यहाँ पर आ जाते हैं अलाइंसेस पे, जो हमने अभी पिछले पेज पर मैप्स में पढ़ा था। ठीक है, नाटो लिखा था, वहाँ पे एक वर्ड लिखा था नाटो। तो अब ये नाटो क्या चीज़ है, नाटो इज़ एन अलायंस। ओके, वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस मतलब यूएसए लेड अलायंस। जो यूएसए की अलायंस है वो है नाटो, वो उसका नाम क्या है, नाटो। वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। मतलब वो जो वेस्टर्न अलायंस आप देख रहे हैं रेड कलर, वो आपका वेस्टर्न अलायंस जो आप यहाँ पे येलो कलर में देख रहे हैं ना, ये यूएसए की जो ये अलायंसेस बनी हुई है येलो येलो कलर में, इतनी सारी कंट्रीज, ये नाटो मेंबर्स थे। इनको एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो येलो येलो कंट्रीज दिख रही हैं ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। ओके, और यहाँ पे ईस्टर्न अलायंस है, उसका नाम है वॉर्सो पैक्ट। ईस्टर्न अलायंस मतलब ये देख लीजिए रेड रेड कलर में, ये रेड रेड कलर की जो है ईस्टर्न अलायंस है, इसका नाम है वॉर्सो पैक्ट। तो ये जो भी आपको रेड कलर के अंदर जो ये पोलैंड, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, यूएसएसआर, ये जो भी आपको दिख रही हैं ये कंट्रीज, ये है वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स, यूएसएसआर की एलीज, उनके अंडर की कंट्रीज। ओके, तो चलो, अब ये हमारा नाटो कब फॉर्म हुआ था, अप्रैल 1949 में। और हमारा ये वॉर्सो पैक्ट कब फॉर्म हुआ था, 1955 में। इसके अलावा भी दो अलाइंसेस थी। इसके अलावा दो अलाइंसेस कौन सी थी, वो दो अलाइंसेस थी हमारे यूएसए लेड अलाइंसेस, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो, और सेंटो, सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सीटो एंड सेंटो ये दोनों भी अलाइंसेस हमारी यूएसए की ही थी। मतलब इन टोटल हमारे पास यूएसए की कितनी अलाइंसेस, 3 अलाइंसेस हो जाती हैं, दैट इज नाटो, सीटो एंड सेंटो। और हमारे पास यूएसएसआर की कितनी अलाइंस होती है, यूएसएसआर की हमारे पास एक अलाइंस है, दैट इज वॉर्सो पैक्ट। अब ये आपको पता ही है कि सुपर पावर्स अपनी ये यूएसए और यूएसएसआर अपनी अलाइंसेस बना रहे थे। ये बात इस चैप्टर में काफ़ी बार रिपीट हुई है। तो कई बार ये जो मतलब सुपर पावर थे ये अपना अलाइंस बनाने के लिए फोर्स का भी यूज़ करते थे। फोर्स का यूज़ मतलब जोर ज़बरदस्ती करके किसी भी छोटी मोटी कंट्री को अपनी अलाइंस बना लेते थे, अपने अंडर ले लेते थे, जोर ज़बरदस्ती करके उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। और वो स्मॉलर कंट्रीज़ वो बेचारे क्या करेंगे, अगर उन्हें फोर्स कर दिया जाए तो ऑब्वियसली वो बन जाएंगे अलाइंस। अब ये ईस्टर्न यूरोप के केस में भी यही हुआ। सोवियत यूनियन ने ईस्ट यूरोप को फोर्स करके अपने अंडर ले लिया। मतलब ईस्ट यूरोप अपनी मर्ज़ी से तो अलाइंस नहीं बनना चाहता था, मतलब अपनी मर्ज़ी से वो एली नहीं बनना चाहता था, सोवियत यूनियन की एली नहीं बनना चाहता था। तो सोवियत यूनियन ने फोर्स करके, बाय फोर्स, जोर ज़बरदस्ती करके ईस्ट यूरोप को अपने अंडर ले लिया, अपना एली बना लिया। तो ये बात होती। अब ये कोल्ड वॉर की सिचुएशन में ये सबको डर लग रहा था कि अब ये कंट्री जो है ये 2 पावर ब्लॉक्स में हो जाएगी डिवाइड, 2 अलाइंसेस में डिवाइड हो जाएगी। 2 अलाइंस मतलब आपकी जो 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगी, कम्युनिस्ट वर्ल्ड और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में हो जाएगी। हमारी जो पूरी दुनिया है वो डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली सुपर पावर्स यूएसए अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा था, अपना कैपिटलिस्ट वर्ल्ड बनाने पे लगा हुआ था। तो वो मोस्टली स्मॉलर कंट्रीज़ को अपने अंडर ले रहा था, और यूएसएसआर अपना ही इन्फ्लुएंस बनाने पर लगा हुआ था, मोस्टली स्मॉलर कंट्रीज़ को अपने अंडर ले रहा था।
दैट मीन्स अब ये डर बना हुआ था कि अब ये जो पूरी दुनिया है ये 2 ब्लॉक्स में हो जाएगी डिवाइड। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैप। हाँ, यहाँ पे ये देखो, ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड है। फर्स्ट वर्ल्ड येलो कलर में आपका दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है यूएसए लेड, जो यूएसए की मेंबर्स हैं, नेटो मेंबर्स को कहा जाता है। जो यूएसए लेड अलाइंसेज है ना, जो हमारे यूएसए की पावर ब्लॉक है, यूएसए पावर ब्लॉक, उसके अंदर जो भी यूएसए एंड उसके अलाइंसेस को फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया है। सेकेंड वर्ल्ड कहा गया है यूएसएसआर एंड उसके अलाइंसेस को, मतलब वार्सो पैक्ट मेंबर्स को सेकेंड वर्ल्ड कहा गया है। ये रेड कलर में देख लो। और ये जो नेटो मेंबर्स हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाले, जो यूएसए के मेंबर्स हैं, यूएसए की अलाइज, उनको कहा गया है फर्स्ट वर्ल्ड मेंबर्स। और ये थर्ड वर्ल्ड में हमारा इंडिया भी आता है। थर्ड वर्ल्ड है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो आगे पढ़ाऊंगी। चलो, हाँ, तो अब ये यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि क्योंकि देखो, फोर्स करके कम्युनिस्ट जो हमारी पावर ब्लॉक्स हैं, उन्होंने फोर्स करके बहुत सारी स्मॉलर कंट्रीज़ को अपने अंडर लिया था। तो इस वजह से लड़ाइयाँ हो रही थी, लड़ाइयाँ झगड़े ऐसा हो रहे थे फ्री होने के लिए। जैसे कि कम्युनिस्ट चाइना ने लड़ाई कर ली किससे, यूएसएसआर से। कम्युनिस्ट चाइना मतलब क्या, चाइना जो है यूएसएसआर के अंडर था, मैप में भी देख सकते हैं और यहाँ भी लिखा है यूएसएसआर के अंडर था, ठीक है। चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, यूएसएसआर हैज़ इट्स आइडियोलॉजी एज कम्युनिज्म। तो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म थी, मतलब चाइना यूएसएसआर के अंडर था। लेकिन चाइना और यूएसएसआर का हो गया झगड़ा, किस बात पे, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया, ओके। लेट 1950s में और 69 तक चलता ही रहा, ये लड़ाई वड़ाई हो गई, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ जाता है आपका, देखो, नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रही थी, आगे पढ़ाऊंगी, वो फाइनली आ गया। विच गेव अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलाइंसेस, ठीक है। अब ये जो है एक रास्ता निकाला, हमारी ही मतलब कंट्री ने एक रास्ता निकाला, हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू ने एक रास्ता निकाला, मिडवे निकाला, कि हम किसी भी अलाइंस को ज्वाइन नहीं करेंगे। नाइदर हम इसके साथ जाएंगे यूएसएसआर के साथ, नाइदर हम आइदर हम यूएसए के साथ भी नहीं जाएंगे, ना हम यूएसए के साथ, ना हम यूएसएसआर के साथ, हम किसी के भी साथ नहीं जाएंगे। मतलब ना हम नाटो मेंबर्स को ज्वाइन करेंगे, ना हम वार्सो पैक्ट मेंबर्स को ज्वाइन करेंगे, हम अपना ही एक मूवमेंट चलाएंगे, दैट इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, अलाइन होने का मतलब क्या है, एक साइड में अलाइन हो जाना, लाइक दिस, ओके। अलाइन हो जाना, इस साइड या तो झुक जाओ या फिर इस साइड अलाइन हो जाओ, ओके। तो हमारी कंट्री ने क्या करा, ये मूवमेंट चलाया, तो बहुत सारे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी वो नैम की मेंबर्स बन गई, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ना हम यूएसएसआर के, ना हम यूएसए के, हम आज़ाद हैं, हम नॉन अलाइनमेंट कर रहे हैं अपना। तो ये बात थी यहाँ पर। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि देखो यार, अब ये सुपर पावर्स, इतनी बड़ी सुपर पावर्स, लाइक यूएसए इतनी बड़ी सुपर पावर, यूएसएसआर इतनी बड़ी सुपर पावर, तो उन्हें स्मॉलर कंट्रीज़ को अपनी एलीज बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती थी, क्या ज़रूरत थी। ठीक है, उनको अपना इन्फ्लुएंस फैलाना था, वो बात अलग है, लेकिन ये छोटी मोटी कंट्रीज़ को अपने अंडर लेने की क्या ज़रूरत थी। क्या उन कंट्रीज़ से इनकी भी कोई रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही थी, क्या वो कंट्रीज़ इनकी कुछ हेल्प कर रही थी इन सुपर पावर्स की, पावर ब्लॉक्स की, जो उन्हें इन स्मॉलर कंट्रीज़ को अपनी एलीज बनाना पड़ा। तो इसके पीछे ये रीज़न है। वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, कोई जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो रिच इन वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स हैं, ऑयल एंड मिनरल में बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत सारे उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो इसीलिए भी कि उनके कंट्री में अच्छे रिसोर्सेज आ जाए, इसलिए भी पावर ब्लॉक्स जो है उन्हें अपने अंडर ले रहे थे, स्मॉलर कंट्रीज़ को। कोई भी स्मॉल कंट्री है इसलिए उसे अंडर ले रहे थे अपने, ताकि उनके पास ऑयल और मिनरल जैसे अच्छे रिसोर्सेज उनके ब्लॉक में आ जाए। अब ये एक ऐसी टेरिटरी की डिमांड जहाँ से वो अपने वेपन्स को फायर कर सकते हैं और अपने ट्रूप्स को भेज सकते हैं, इसलिए भी। अब यूएसएसआर है, उसके पास सपोज एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ से वो यूएसए के अगेंस्ट वेपन फायर कर सकता है, यूएसए के ऊपर कर सकता है अटैक, तो ये तो उसके लिए फ़ायदे की बात है ना। तो वो उस स्मॉलर स्टेट को क्यों छोड़ेगा, वो स्मॉलर स्टेट को अपनी एली बना लेगा, अपने अंडर ले लेगा, ताकि वो जब चाहे उसका फ़ायदा उठा सके, वहाँ से जाकर अपने वेपन्स को कर सके लॉन्च, कर सके हमला यूएसए के ऊपर। इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, और लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर।
और ऐसी लोकेशंस जहाँ से वो दोनों एक दूसरे पर नज़र रख सके, मतलब यूएसए यूएसएसआर पर नज़र रख सके, यूएसएसआर यूएसए पर नज़र रख सके, ऐसी उन्हें लोकेशंस चाहिए थी। इसलिए भी वो स्मॉलर स्टेट्स को अपने अंडर ले लेते थे। एक स्मॉलर स्टेट जो उन्हें लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है, एक ऐसी लोकेशन जहाँ से वो नज़र रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, लाइक यूएसएसआर को प्रोवाइड कर रहा है एक ऐसी लोकेशन जहाँ से वो यूएसए के ऊपर रख सकता है नज़र, तो ये तो उसके लिए बेनिफिट की बात है। तो वो ऐसे स्मॉलर स्टेट को क्यों छोड़ेगा, अपने अंडर ले लेगा। और इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता था उन्हें स्मॉल एलीज से, ऑफ कोर्स मिलता था, इन दैट मेनी स्मॉल एलीज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। अब जो मिलिट्री खर्चा हो रहा है, मिलिट्री का, यूएसएसआर की मिलिट्री का जो खर्चा हो रहा है, उसके लिए भी उसको हेल्प करेगी उसके जो स्मॉलर एलीज हैं, जो छोटे मोटे जो उनके कंट्रीज़ उनके अंडर हैं यूएसएसआर के। तो यूएसएसआर क्या करेगा, सिंपली जाके उनसे टैक्स वसूलेगा, उनसे मतलब थोड़े टैक्स वगैरह लेगा, पैसे वगैरह लेगा और अपने एक्सपेंसेस को कर लेगा फुलफिल। छोटी कंट्रीज़ हैं, ऑब्वियसली जोर भी चल जाएगा उनके ऊपर यूएसएसआर का, यूएसए का भी अपनी एलीज़ के ऊपर जोर तो चल ही जाएगा। छोटी मोटी कंट्रीज़ एलीज़ हैं, एलीज़ तो ऑब्वियसली छोटी मोटी ही कंट्री बनेंगी ना, तो छोटी मोटी कंट्री के ऊपर जोर तो चल ही जाएगा।